सच कहूं तो मुझे डर लग रहा था। 30 साल, पूरे 30 साल हो गए थे मुझे अपनी मिट्टी, अपने देश, अपने भारत को छोड़े हुए। जब मैं अमेरिका के लिए निकला था तो मेरी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, इस धूल, इस भी और इन तंग गलियों से दूर जाना। मुझे लगता था कि असली दुनिया, असली सुख और असली तरक्की सिर्फ 7 समंदर पार पश्चिम के देशों में है। हम जैसे लोग जो विदेशों में जाकर बस जाते हैं, हम अक्सर अपने ही देश को एक बीती हुई कल की तरह देखने लगते हैं। हमारे लिए भारत का मतलब बस खबरें होती थीं, गरीबी की खबरें, अव्यवस्था की खबरें। जब मैंने सुना कि दुनिया बदल रही है और उस बदलाव की धुरी अब पश्चिम नहीं बल्कि मेरा अपना देश भारत बन रहा है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे विदेशी दोस्त जो कभी भारत का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़ते थे, आज आदर से इंडिया नहीं भारत कह रहे थे। लंदन और न्यूयॉर्क के बब्जे बब्जे दफ्तरों में अब चर्चा इस बात की नहीं थी कि अमेरिका क्या कर रहा है, बल्कि चर्चा यह थी कि भारत अगला कदम क्या उठाएगा। यह सब सुनकर मेरा मन बेचैन हो उठा। क्या वाकई मेरा देश इतना बदल गया है या यह सिर्फ एक छलावा है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने अपना बैग उठाया और 30 साल बाद अपने वतन की ओर वापस मुंह। हवाई जहाज के पहियों ने जैसे ही दिल्ली की जमीन को स्पर्श किया, मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ी। मुझे याद था वो पुराना हवाई अड्डा जहां बाहर निकलते ही पसीने की बदबू और टैक्सियों की आपाधापी स्वागत करती थी। मैंने खुद को उसी मंजर के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मैं वाकई भारत में हूं? यह विशाल हॉल, यह चमकता हुआ फर्श और व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो मैंने शायद यूरोप के कई बड़े शहरों में भी नहीं देखी थी। लोग कतारों में खड़े थे, शांति से, धैर्य से, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। मुझे लेने के लिए मेरे बचपन का दोस्त विजय आया था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो मैंने 30 साल पहले हम में से किसी में नहीं देखा था। उसने मुझे गले लगाया। उस आलिंगन में वही पुरानी भारतीय गर्माहट थी जो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी एयर कंडीशनर वाले कमरे में नहीं मिल सकती। गाजी में बैठते ही मैंने अपनी पुरानी आदत के अनुसार जेब से नकद पैसे निकालने की कोशिश की ताकि रास्ते में कुछ पानी या चाय पी सकें। विजय हंस पड़ा। उसने कहा, अरे भाई, अब यह कागज के नोट संभाल कर रख, यह नया भारत है। हमने गाजी एक छोटी सी चाय की दुकान पर रोकी। वह दुकान वैसी ही थी जैसी मेरी यादों में थी। सड़क के किनारे एक पुराना बेंच और अदरक इलायची की वही महक जो आत्मा को जगा दे। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो मैंने देखा कि एक रिक्शा चलाने वाला, जिसके कपड़े पसीने से लथपथ थे और जो शायद बहुत ज्यादा पूछा लिखा नहीं लग रहा था, उसने अपनी जेब से एक फोन निकाला, दुकान पर लगे एक छोटे से कोड को स्कैन किया और 1 सेकंड में भुगतान हो गया। मेरे हाथ में मेरा वॉलेट धरा का धरा रह गया। मैंने विजय की तरफ देखा, मेरी आंखों में सवाल थे। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए होती है? पश्चिम में शायद ऐसा ही हो, जहां कार्ड स्वाइप करने के लिए भी मशीनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां भारत में तकनीक ने उस आदमी को ताकत दी है जो सड़क पर सब्जी बेचता है, जो रिक्शा चलाता है। आज भारत का हर नागरिक, चाहे वो गांव का हो या शहर का, दुनिया की सबसे तेज बैंकिंग व्यवस्था अपनी जेब में लेकर चलता है। अमेरिका और यूरोप अभी भी चेक साइन कर रहे हैं और यहां मेरा भारत डिजिटल क्रांति की मशाल लेकर सबसे आगे दौड़ रहा है। उसकी बातों में घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरा संतोष था, आत्मसम्मान की वह भावना जो हमें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मुझे याद है, जब हम जवान थे, हमें लगता था कि हम पश्चिम से 50 साल पीछे हैं, लेकिन उस एक पल में उस चाय की दुकान पर खड़े होकर मुझे लगा कि शायद अब दुनिया हमसे पीछे चल रही है। हम आगे बप्पे। मेरी नजरें खिड़की से बाहर थीं। जहां पहले टूटी हुई सड़कें और गड्ढे हुआ करते थे, वहां अब चौहे राजमार्ग थे जो क्षितिज तक फैले हुए थे। गाजियां फर्राटे से दौड़ रही थीं, लेकिन सिर्फ सड़कें ही नहीं बदली थीं, गाड़ियां भी बदल गई थीं। सड़कों पर विदेशी ब्रांडों की नहीं, बल्कि भारत में बनी गाड़ियों की भरमार थी। मेड इन इंडिया, यह शब्द पहले सिर्फ एक लेबल हुआ करता था, लेकिन आज यह एक भरोसा बन गया था। मैंने देखा कि लोग अब अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा नहीं थे। वे गर्व से भारतीय कपाए पहने थे, अपनी भाषा बोल रहे थे। विजय ने गाजी एक स्टेशन की तरफ मोड़ी।
उसने कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है? मुझे लगा शायद कोई पुरानी इमारत होगी, लेकिन हम एक नए रेलवे स्टेशन पर रुके और वहां पटरी पर खड़ी थी वंदे भारत। उसका रूप, उसकी बनावट, उसकी गति की कहानियां मैंने सुनी थीं, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने देखना एक अलग ही अनुभव था। सफेद और नारंगी रंग में चमकती वह ट्रेन किसी जापानी बुलेट ट्रेन से कम नहीं लग रही थी, लेकिन फर्क यह था कि इसे किसी विदेशी ने नहीं बनाया था। इसे मेरे देश के इंजीनियरों ने, मेरे देश के मजदूरों ने अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता से तैयार किया था। प्लेटफॉर्म पर खाए एक बुजुर्ग यात्री से मैंने बात की। उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था और माथे पर तिलक लगा था। मैंने उनसे पूछा, बाबा, यह ट्रेन तो बहुत महंगी होगी, क्या आम आदमी इसमें चढ़ पाता है? उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई नादान बच्चा हूं। उन्होंने कहा, बेटा, यह ट्रेन सिर्फ लोहे और स्टील की नहीं बनी है, यह भारत के स्वाभिमान से बनी है। जब हम इसमें बैठते हैं तो हमें यह नहीं लगता कि हम किसी गरीब देश के नागरिक हैं। हमें लगता है कि हम उस देश के वासी हैं जो अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। और रही बात किराए की, तो जब सुविधा और समय की कीमत समझ आती है तो हर भारतीय अपनी तरक्की पर खर्च करना जानता है। उन बुजुर्ग की बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। पश्चिम में लोग सरकारों को कोसते हैं, सुविधाओं की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन यहां इन बुजुर्ग की आंखों में अपने देश के लिए जो अपनापन और जिम्मेदारी थी, वह मैंने कभी नहीं देखी थी। यह केवल एक ट्रेन नहीं थी, यह इस बात का सबूत थी कि अगर भारत ठान ले तो वह क्या नहीं कर सकता। शाम हो रही थी। हम मेरे पुश्तैनी घर की तरफ बहन रहे थे। मुझे लगा था कि शहरों की चकाचौंध के बाद गांव में वही पुराना अंधेरा और लाचारी मिलेगी, लेकिन भारत मुझे हर कदम पर चौंकाने के लिए तैयार बैठा था। गांव की सड़कें पक्की थीं, हर घर के बाहर रोशनी थी। जिस गांव में बिजली एक मेहमान की तरह आती थी, वहां अब हर छत पर सौर ऊर्जा की प्लेटें चमक रही थीं। सूर्य देवता की शक्ति का इससे बेहतर उपयोग और कौन कर सकता था? हम भारतीय तो सदियों से सूर्य को पूजते आए हैं और आज उसी सूर्य की शक्ति से हम अपने भविष्य को रोशन कर रहे थे। घर के आंगन में जब मैं पहुंचा तो मेरी मां तुलसी के पौधे के सामने दिया जला रही थीं। वह दृश्य, वह शांति, उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। अमेरिका में मैंने बज 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 बज। मुझे वह सुकून मिला जिसके लिए मेरी आत्मा 30 साल से तड़प रही थी। रात के खाने पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। चाचा, ताऊ, बुआ, उनके बच्चे, 30-40 लोग एक साथ बैठे थे। जमीन पर आसन बिछाकर पत्तलों पर खाना परोसा गया। दाल, रोटी, सब्जी और घर का बना अचार। खाने का स्वाद तो अद्भुत था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अद्भुत था वह माहौल। अमेरिका में लोग त्योहारों पर भी अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं। बुजुर्ग माता पिता अक्सर वृद्धाश्रमों में या खाली घरों में अकेले टीवी देखते हुए अपनी जिंदगी काट देते हैं। पश्चिम ने तरक्की तो की, लेकिन उसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया। उन्होंने व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाया, लेकिन परिवार को तो दो दिया। लेकिन यहां मेरे सामने 3 पीढ़ियां एक साथ बैठी थीं। मेरे भतीजे भतीजियां जो बप्पे शहरों में बप्पी कंपनियों में काम करते थे, वे भी अपनी दादी के पैर दबा रहे थे, उनके साथ हंस बोल रहे थे। उनके पास दुनिया भर का ज्ञान था, हाथ में महंगे फोन थे, लेकिन उनके संस्कार वही थे जो हजारों साल पहले इस धरती पर ऋषियों ने सिखाए थे। मैंने देखा कि कैसे एक छोटा बच्चा अपनी थाली का पहला निवाला निकालकर पास बैठे एक गाय के बछड़े को खिला रहा था। यह करुणा, यह जीव दया, यह एक दूसरे के लिए जीने की भावना, क्या दुनिया का कोई भी सुपर पावर इसे खरीद सकता है? नहीं। यह भारत की वह संपत्ति है जो किसी बैंक के लॉकर में नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों में सुरक्षित है। मेरे चचेरे भाई रमेश ने मुझसे पूछा, भैया, सुना है वहां विदेश में लोग बहुत अकेले हो गए हैं, क्या यह सच है कि वहां अगर कोई पड़ोसी मर भी जाए तो हफ्तों तक किसी को पता नहीं चलता? मैं निरुत्तर हो गया। शर्म से मेरी गर्दन झुक गई। मैंने सच ही कहा, हाँ रमेश, वहां सब कुछ है, बस अपनापन नहीं है। वहां घर तो है पर परिवार नहीं, वहां पड़ोसी तो हैं पर समाज नहीं। रमेश ने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया और कहा,
यही तो फर्क है भैया। हमारे यहां आज भी अगर किसी के घर में खुशी हो तो पूरा मोहल्ला नाचता है, और अगर किसी पर दुख आ पड़े तो पूरा गांव ढाल बनकर खचा हो जाता है। हमारी तरक्की का मतलब सिर्फ बड़ी इमारतें बनाना नहीं है। हमारी असली तरक्की यह है कि हम चांद पर भी पहुंच गए, मंगल ग्रह तक अपना यान भेज दिया, लेकिन हम अपनी जमीन से जुए रहे। हमने अपनी जजों को नहीं काटा। चांद और मंगल की बात सुनकर मुझे याद आया इसरो। मैंने अखबारों में पढ़ा था, लेकिन आज इन गांव के लोगों के मुंह से, इन साधारण किसानों और दुकानदारों के मुंह से अंतरिक्ष विज्ञान की बातें सुनना एक चमत्कार जैसा था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम विज्ञान में आगे हैं? तभी मेरी भतीजी, जो शायद 10वीं कक्षा में थी, खई हुई। उसकी आंखों में एक तेज था। उसने कहा, चाचा जी, आपको पता है, जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से घुटने टेक रही थी, जब बल्कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के मंत्र को निभाते हुए दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त में जीवन दान भेजा। हमने व्यापार नहीं किया, हमने सेवा की। यह है मेरा भारत। हमारा विज्ञान विनाश के लिए नहीं, विकास और कल्याण के लिए है। उस बच्ची की बातों में इतना वजन था कि मैं दंग रह गया। 30 साल पहले हम विदेशियों की तरफ मुंह ताकते थे कि शायद वे हमें कोई पुरानी तकनीक दे दें, और आज यह बच्ची कह रही है कि हम दुनिया को बचाने वाले बने हैं। यह आत्मविश्वास कहां से आया? यह रातों रात नहीं हुआ। यह उस तपस्या का फल है जो इस देश के वैज्ञानिकों, किसानों और आम नागरिकों ने चुपचाप की है। पश्चिम का मीडिया हमें सपेरों का देश कहता था, लेकिन आज उसी देश के युवा सिलिकॉन वैली से लेकर नासा तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। दुनिया का सॉफ्टवेयर भारत के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। रात गहरी हो गई थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं छत पर चला गया। आसमान तारों से भरा था। गांव की शांत हवा में दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं यहां यह ढूंढने आया था कि भारत में क्या कमी है, ताकि मैं खुद को तसल्ली दे सकूं कि मेरा देश छोड़ने का फैसला सही था। लेकिन पहले ही दिन इस देश ने मेरा वह भ्रम तो दिया। भारत ने मुझे आईना दिखा दिया था। मैंने सोचा था कि मैं यहां टूटी सड़कें देखूंगा, लेकिन मुझे यहां झुकते हुए दिल दिखाई दिए। मैंने सोचा था कि मैं यहां गरीबी देखूंगा, लेकिन मुझे यहां विचारों और संस्कारों की ऐसी अमीरी दिखाई दी जिसके सामने पश्चिम का सारा सोना फीका है। यह केवल सड़कों और ट्रेनों की बात नहीं है। यह बात है उस चेतना की, उस आत्मा की जो अब जाग उठी है। सदियों की गुलामी और दशकों की हीन भावना की धूल को झांककर भारत अब खचा हो गया है, एक शेर की तरह जो अपनी ताकत को पहचान चुका है। अभी तो मैंने सिर्फ शहर और अपना गांव देखा है। अभी तो मुझे इस देश की असली ताकत, इसकी आध्यात्मिकता, इसकी शिक्षा, इसकी सेना और इसके अटूट संकल्प को देखना बाकी है। मुझे जानना है कि कैसे यह देश, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और जिसे लूटने के लिए पूरी दुनिया आई थी, आज फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। क्रमशः भाग 1 समाप्त। अगली सुबह मेरी नींद किसी अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से खुली। अमेरिका में मेरी सुबह कड़वी कॉफी और खबरों की भागदौड़ के साथ शुरू होती थी, लेकिन यहां अपने गांव की उस सुबह में एक अलग ही ठहराव था। मैं बाहर निकला तो देखा कि गांव के सामुदायिक भवन के बाहर भीड़ जमा है। मुझे लगा शायद कोई झगड़ा हुआ होगा या राशन बंट रहा होगा। पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती और मेरा मन फिर से किसी नकारात्मक विचार की तरफ दौड़ गया। लेकिन जब मैं पास पहुंचा तो दृश्य कुछ और ही था। वहां योग शिविर चल रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी एक साथ दरी बिछाकर प्राणायाम कर रहे थे। मुझे याद आया कि 30 साल पहले जब हम स्कूल में थे तो योग को हम पुरानी और दकियानुसी चीज मानते थे। हम जिम जाना चाहते थे, डंबल उठाना चाहते थे क्योंकि वह मॉडर्न लगता था। और आज वही पश्चिम जिसकी हम नकल करते थे, हमारे भाषियों के दिए हुए योग को वेलनेस के नाम पर अपना रहा है। और हम भारतीय भी अब अपनी विरासत का महत्व समझ रहे हैं। मेरे बचपन के मित्र विजय ने मुझे इशारा किया और मैंने भी उनके साथ कपालभाति करना शुरू किया।
उस ताजी हवा में सांस लेते हुए मुझे महसूस हुआ कि स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है। योग समाप्त होने के बाद मैं वहां बैठे एक वैद्य जी से मिला। वे नाड़ी देखकर रोग बताने के लिए मशहूर थे। मेरे मन में फिर वही पश्चिमी अहंकार जाग उठा। मैंने सोचा, इन जड़ी बूटियों से क्या होगा? असली इलाज तो गोलियों और इंजेक्शन से होता है। मैंने उनसे मजाक में कहा, वैद्य जी, मुझे थोड़ी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, क्या आपकी कोई पुड़िया इसे ठीक कर सकती है? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, हम बीमारी को नहीं, शरीर को ठीक करते हैं। आपका विज्ञान बीमारी को दबाता है, हमारा आयुर्वेद जड़ को सुधारता है। तभी विजय ने मुझे बताया कि पास के ही कस्बे में एक नया अस्पताल भी बना है। उसने कहा, चलो तुम्हें वहां ले चलता हूं। मुझे लगा कोई सरकारी डिस्पेंसरी होगी जहां गंदगी होगी और डॉक्टर नदारद होंगे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मैं फिर से गलत साबित हुआ। वह आयुष्मान आरोग्य मंदिर था, साफ सुथरा, डिजिटल पर्ची सिस्टम, और वहां मौजूद डॉक्टर पूरी निष्ठा से मरीजों को देख रहे थे। विजय ने बताया, याद है काका जी को? पिछली बार जब वे बीमार पड़े थे तो शहर के बड़े निजी अस्पताल ने लाखों का बिल थमा दिया था। हम सब डर गए थे कि अब जमीन बेचनी पड़ेगी, लेकिन इस नई सरकारी योजना ने सब कुछ बदल दिया। उनका पूरा इलाज मुफ्त हुआ और एक पैसा भी नहीं लगा। आज भारत में गरीब आदमी को यह चिंता नहीं करनी पड़ती कि इलाज के कारण उसका घर बिक जाएगा। अमेरिका में जहां स्वास्थ्य बीमा के नाम पर लोगों की पूरी कमाई चली जाती है, वहां भारत का यह मॉडल देखना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। भारत ने साबित कर दिया था कि स्वास्थ्य सेवा एक व्यापार नहीं बल्कि सेवा है। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी पुरानी विद्या, आयुर्वेद और नई मेडिकल साइंस को साथ लेकर चल रहे थे। हम दुनिया को बता रहे थे कि हल्दी वाला दूध सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसे अब दुनिया सोने के भाव खरीद रही है। दोपहर को विजय ने मुझे अपने बेटे आर्यन से मिलवाया। आर्यन 22 साल का था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। मुझे लगा अब यह लड़का मुझसे वीजा लगवाने की सिफारिश करेगा। 30 साल पहले हर इंजीनियर का एक ही सपना होता था, डिग्री लो और विदेश भाग जाओ। मैंने उससे पूछा, तो आर्यन, आगे का क्या प्लान है? अमेरिका आना है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आर्यन हंसा, एक बहुत ही सौम्य और आत्मविश्वास से भरी हंसी। उसने कहा, नहीं चाचा जी, अमेरिका क्यों जाना? जो अवसर आज भारत में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं हैरान रह गया, क्या कह रहे हो? वहां डॉलर में कमाई है, सुख सुविधाएं हैं। आर्यन ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। वह किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसने समझाया, चाचा जी, मैं और मेरे दोस्त मिलकर एक स्टार्टअप चला रहे हैं। हम किसानों के लिए ऐसे ड्रोन बना रहे हैं जो खेतों में खाद छिड़क सकें और फसल की निगरानी कर सकें। हम यहीं रहकर अपने देश की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यहाँ हर रोज कोई ना कोई युवा अपनी कंपनी खड़ी कर रहा है। हम अब नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। उसकी बातों में, उसकी आंखों में मैंने वह आग देखी जो हमारे समय में बुझ चुकी थी। हमारे समय में हम सोचते थे कि सिस्टम खराब है, इसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आज का युवा कह रहा है, मैं सिस्टम बदलूंगा। वह अंग्रेजी भी जानता था, लेकिन मुझसे हिंदी में बात करने में उसे कोई शर्म नहीं थी। उसे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व था। यह मानसिक गुलामी से आजादी थी, जो शायद 1947 की राजनीतिक आजादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्यन मुझे पास के एक कॉलेज में ले गया। वहां मैंने देखा कि लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चल रही थीं। नहीं, शायद उनसे आगे चल रही थीं। मुझे याद है, मेरे समय में लड़कियों को सिर्फ सिलाई कढ़ाई सिखाने पर जोर दिया जाता था, लेकिन उस कॉलेज की प्रयोगशाला में मैंने लड़कियों को रोबोट बनाते देखा, कोडिंग करते देखा। वहां एक प्रोफेसर से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया, साहब, चंद्रयान की सफलता ने इन बच्चों के सपनों को पंख लगा दिए हैं। पहले बच्चे सुपरमैन और बैटमैन के फैन होते थे, अब वे इसरो के वैज्ञानिकों के फैन हैं। अब वे सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं। भारत अब दुनिया के लिए सिर्फ सस्ते मजदूर या कॉल सेंटर चलाने वाला देश नहीं है। अब हम दुनिया के लिए इनोवेशन हब यानी आविष्कार का केंद्र बन रहे हैं। शाम को हम खेतों की तरफ निकल गए। पंजाब और हरियाणा के खेतों की खुशबू ही अलग होती है। मिट्टी की सौंधी महक मन को मोह लेती है, लेकिन यहां भी बदलाव साफ दिख रहा था। खेत में एक किसान जो धोती कुर्ता पहने हुए था,
खेत में एक किसान बनाने वाले हाथ में स्मार्टफोन लिए खड़ा था। मैं उसके पास गया। मैंने पूछा, बाबा यह फोन तो ठीक है, लेकिन खेती में इसका क्या काम? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब अब वो जमाना गया जब बिचौलिए हमें लूटते थे। अब मैं इसी फोन पर देख लेता हूं कि शहर की मंडी में मेरी फसल का क्या भाव चल रहा है। सरकार सीधे मेरे खाते में सम्मान निधि के पैसे भेजती है। कोई बाबू, कोई दलाल बीच में नहीं आता। मुझे मौसम की जानकारी भी इसी पर मिल जाती है कि बारिश कब होगी। डिजिटल भारत, यह शब्द मैंने समाचारों में सुना था, लेकिन खेत की मेड़ पर खड़े होकर एक बुजुर्ग किसान के हाथ में तकनीक की यह ताकत देखकर मुझे इसका असली मतलब समझ आया। भारत ने तकनीक को अमीरों की विलासिता नहीं, बल्कि गरीबों की जरूरत बना दिया है। इंटरनेट, जो अमेरिका में भी कई जगहों पर महंगा है, भारत में पानी के भाव मिल रहा है और इसने गांव और शहर की दूरी को मिटा दिया है। वापस लौटते समय हमारी गाड़ी एक नए बने एक्सप्रेसवे से गुजरी। सड़क इतनी चिकनी थी कि पानी का गिलास भी न छलके। दोनों तरफ हरियाली और बीच में डिवाइडर पर खिले हुए फूल। विजय ने बताया, यह सड़क सीधे बंदरगाह तक जाती है। अब किसान का सामान और फैक्ट्री का माल घंटों में नहीं, मिनटों में पहुंचता है। मैंने मन ही मन सोचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का यह जाल सिर्फ कंक्रीट का नहीं है, यह भारत की धमनियां हैं जिनमें विकास का रक्त दौड़ रहा है। मैंने देखा कि छोटे छोटे कस्बों में भी अब बड़े शोरूम खुल रहे हैं। लोगों के रहन सहन का स्तर बदल गया है। जो लोग पहले साइकिल के लिए तरसते थे, आज उनके पास गाड़ियां हैं और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरों पर एक संतोष है। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरी आंखों के सामने आर्यन का चेहरा और उस किसान का आत्मविश्वास घूम रहा था। पश्चिम में हम अक्सर भारत को सपेरों और हाथियों का देश कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा था कि वह हाथी अब जाग चुका है और जब हाथी चलता है तो जमीन हिलती है। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था, विकास तो ठीक है, सड़कें और फोन भी ठीक हैं, लेकिन क्या हम सुरक्षित हैं? जिस देश के पड़ोस में दुश्मन घात लगाकर बैठे हों, क्या वहां का आम आदमी चैन की नींद सो सकता है? क्या हमारी सेना उतनी ही मजबूत है जितनी हमारी अर्थव्यवस्था? मुझे बताया गया था कि कल हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां मेरे इन सवालों का जवाब मिलेगा, जहां शौर्य और बलिदान की कहानियां हवाओं में गूंजती हैं। क्रमशः भाग 2 समाप्त। अगले दिन की शुरुआत एक अलग ही जोश के साथ हुई। विजय ने मुझसे कहा था कि वह मुझे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां भारत का दिल धड़कता है। हम दिल्ली की ओर निकल पड़े। दिल्ली, वह शहर जिसे मैंने धुएं, भीड़ और नेताओं के झूठे वादों का शहर मानकर छोड़ दिया था। लेकिन आज जिस नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्रीय समर स्मारक के सामने मैं खड़ा था, वहां की हवा में कुछ और ही था। वहां की हवा में बारूद की गंध नहीं, बल्कि बलिदान की खुशबू थी। इंडिया गेट के पास बनी यह भव्य संरचना सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं थी। वहां जल रही अमर जवान ज्योति को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 30 साल पहले हम अपनी सेना के बारे में बात तो करते थे, लेकिन दबी जुबान में। हमें हमेशा यही डर रहता था कि सीमा पार से दुश्मन कब हमला कर दे। हम हमेशा रक्षात्मक थे, हमेशा डरे हुए। मैं वहां दीवारों पर खुदे हुए शहीदों के नाम पढ़ रहा था। तभी मेरी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उनके बाल चांदी की तरह सफेद थे, कमर थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी मजबूती थी। वे एक नाम के ऊपर अपनी कांपती हुई उंगलियां फेर रही थीं। मैंने संकोच करते हुए उनसे पूछा, माँ जी, यह कौन है? उन्होंने अपनी नम आंखों से मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द तो था, लेकिन गर्व उससे कहीं ज्यादा था। उन्होंने कहा, यह मेरा बेटा है, कारगिल में देश के लिए लड़ा था। मेरा गला रुंध गया। अमेरिका में मैंने लोगों को अपने बच्चों को फौज में भेजने से डरते देखा है। वहां लोग कहते हैं, क्यों मरना किसी और की लड़ाई में? लेकिन यहां इस मां की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। मैंने पूछा, मां जी, आपको दुख नहीं होता कि सरकार ने आपके बेटे को युद्ध में भेज दिया? उनका जवाब सुनकर मैं सन्न रह गया। उन्होंने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से टिकाया और कहा, दुख? कैसा दुख? मेरा बेटा तो अमर हो गया। और सुनो बेटा, यह वो पुराना भारत नहीं है जो मार खाकर चुप बैठ जाता था। अब हमारा भारत घर में घुसकर मारता है। मेरे बेटे ने अपनी जान दी ताकि तुम और मैं यहां खुली हवा में सांस ले सकें। आज दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचता है। क्या यह कम गर्व की बात है? घर में घुसकर मारता है, यह वाक्य मेरे कानों में गूंजता रहा। मुझे याद आया,
वो दौर जब हम आतंकवादी हमलों के बाद सिर्फ निंदा करते थे, डोजियर सौंपते थे। हम दुनिया के आगे रोते थे कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, और दुनिया हमें सलाह देती थी कि संयम रखो। लेकिन आज का भारत दुनिया से शिकायत नहीं करता, वह फैसला करता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की बदलती हुई मानसिकता का ऐलान था। विजय ने मुझे बताया, तुम्हें पता है, पहले हम अपनी बंदूकों के लिए, अपने विमानों के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाते थे। हम उनसे भीख मांगते थे कि हमें पुराने हथियार दे दो। लेकिन आज हम तेजस बना रहे हैं। आज हम अपनी खुद की पनडुब्बियां बना रहे हैं। सुना है तुमने ब्रह्मोस का नाम? मैंने सिर हिलाया। खबरों में सुना था। विजय ने गर्व से कहा, ब्रह्मोस आज दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है और इसे किसी और ने नहीं, हमने बनाया है। और मजे की बात यह है कि जो देश कभी हमें तकनीक देने से मना करते थे, आज वही देश लाइन लगाकर हमसे हमारे हथियार खरीदना चाहते हैं। आज हम दुनिया को हथियार आयात करने वाले सबसे बड़े देश नहीं, बल्कि हथियार निर्यात करने वाले देश बन रहे हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत। वहां से लौटते समय हमने राजपथ अब कर्तव्य पथ पर हो रही गणतंत्र दिवस की रिहर्सल देखी। आसमान में गरजते हुए लड़ाकू विमानों को देखकर मेरा सीना चौड़ा हो गया। यह शोर नहीं था, यह भारत की दहाड़ थी। मैंने अपने आसपास खड़े युवाओं को देखा। वे अपने फोन पर वीडियो बना रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वह किसी रॉक स्टार के लिए नहीं, अपनी सेना के लिए थी। पश्चिम के देशों में राष्ट्रवाद को अक्सर बुरा माना जाता है, लेकिन यह राष्ट्रवाद का मतलब किसी से नफरत करना नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से प्यार करना था। शाम ढल चुकी थी। हम कनॉट प्लेस के पास एक कैफे में बैठे थे। मैंने देखा कि रात के 10 बज रहे थे और सड़क पर कई लड़कियां बेखौफ होकर अपनी स्कूटी चला रही थीं, ऑटो का इंतजार कर रही थीं। मुझे न्यूयॉर्क की वे रातें याद आ गईं जहां कुछ इलाकों में अंधेरा होते ही लोग जाने से डरते हैं। मैंने विजय से पूछा, क्या यह सुरक्षित है इतनी रात को? विजय ने अपनी चाय की चुस्की ली और कहा, बिल्कुल। मैं यह नहीं कहता कि अपराध पूरी तरह खत्म हो गया है। बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन आज प्रशासन का डर है, आज कानून का राज है। बेटियां अब डरकर घर में नहीं छुपती। वे फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, वे रात की शिफ्ट में काम कर रही हैं, वे स्टार्टअप चला रही हैं। जिस समाज में नारी निडर होकर चल सके, समझ लो वह समाज सच में विकसित हो रहा है। तभी मेरी नजर पास की टेबल पर बैठे कुछ विदेशियों पर पड़ी। वे शायद दूतावास के लोग थे या पर्यटक। वे आपस में बातें कर रहे थे और अनायास ही मेरे कान उनकी बातों पर चले गए। एक गोरा व्यक्ति कह रहा था, तुम्हें मानना पड़ेगा, भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी अब बदल गई है। पहले वे किसी गुट में शामिल होने से डरते थे, अब वे किसी की परवाह नहीं करते। वे रूस से भी बात करते हैं और अमेरिका से भी, लेकिन करते वही हैं जो उनके देश के हित में होता है। भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं है, वह एक ग्लोबल पावर है। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से सालों का बोझ उतार दिया हो। हम जो विदेशों में रहते हैं, हमें अक्सर अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। हमें कई बार अपनी नागरिकता छुपानी पड़ती थी ताकि कोई हमें पिछड़ा न समझे। लेकिन आज दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यह मान रहे थे कि भारत अब एक शक्ति है। उस रात होटल के कमरे में लेटे हुए मैंने अपना पासपोर्ट निकाला। उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा था। वर्षों से यह सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज था, लेकिन आज मैंने उसे अपने माथे से लगा लिया। मुझे महसूस हुआ कि इस छोटे से नीले रंग की किताब में कितनी ताकत आ गई है। आज जब हम किसी विदेशी एयरपोर्ट पर यह पासपोर्ट दिखाते हैं तो हमें लाइन से अलग नहीं किया जाता, बल्कि सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि अब इस पासपोर्ट के पीछे एक 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान और एक मजबूत सरकार की ताकत खड़ी है। विजय ने मुझसे कहा था कि कल हमारा सफर का आखिरी दिन है और वह मुझे एक ऐसी जगह ले जाएगा जो इन सब बदलावों की जड़ है, अध्यात्म और संस्कृति। उसने कहा था, सड़कें बन गईं, मिसाइलें बन गईं, लेकिन भारत भारत नहीं रहता अगर उसकी आत्मा मर जाती। कल हम देखेंगे कि कैसे आधुनिकता की इस दौड़ में भी भारत ने अपने धर्म और संस्कृति को न सिर्फ बचाया है, बल्कि उसे पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बना दिया है। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में एक उथल पुथल थी। मैं यहां यह साबित करने आया था कि मेरा देश पिछड़ा हुआ है, लेकिन हर कदम पर यह देश मुझे गलत साबित कर रहा था। और सच कहूं तो
अपनी ही हार में मुझे जो आनंद मिल रहा था वह जीत से कहीं बड़ा था। मैं हार रहा था, लेकिन मेरा भारत जीत रहा था। क्रमशः भाग 3 समाप्त। सफर का आखिरी पड़ाव। विजय मुझे वहां ले गया जिसे हम मोक्ष की नगरी कहते हैं, काशी। मेरे मन में काशी की वही पुरानी छवि थी। तंग गलियां, गंदगी, सांडों की टक्कर और पांडा पुजारियों की लूट खसोट। मैंने सोचा था कि आधुनिकता की दौड़ में शायद यह शहर पीछे छूट गया होगा, या फिर आधुनिकता ने इसकी प्राचीनता को निगल लिया होगा। लेकिन जब मैंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कदम रखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह वही जगह है जहां पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए घंटों संकरी और गंदी गलियों में धक्के खाने पड़ते थे? आज वहां भव्य, विशाल और खुला परिसर था। गंगा मां के तट से सीधे मंदिर तक का रास्ता इतना साफ और सुगम था कि कोई भी भक्त अपनी आस्था के साथ वहां चल सकता था। मैंने देखा कि कैसे पुराने को तोड़े बिना नए का निर्माण किया गया है। यह सिर्फ पत्थरों का गलियारा नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि भारत अपनी जड़ों को सींचकर ही आसमान छू सकता है। मैंने वहां एक नौका वाले रामदीन से बात की। वह गंगा जी के घाट पर अपनी नाव साफ कर रहा था। मैंने पूछा, रामदीन, यह सब बदल गया, तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हारा रोजगार छीना गया? रामदीन ने माथे से पसीना पोंछा और गंगा जी की तरफ हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, पहले यात्री आते थे तो नाक पर रुमाल रखकर चलते थे। गंदगी देखकर उनका मन खट्टा हो जाता था, वे बस दर्शन करते और भाग जाते। लेकिन आज दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। वे यहां रुकते हैं, शांति महसूस करते हैं। हमारी कमाई तो बढ़ी ही है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अब जब कोई विदेशी मेरी गंगा मां की तारीफ करता है तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। मोदी जी ने सिर्फ मंदिर नहीं सजाया, उन्होंने हमारी आस्था का सम्मान लौटाया है। रामदीन की बातों में मुझे अयोध्या की गूंज भी सुनाई दी। वह मंदिर जिसके लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया गया। पश्चिम के लोग इसे शायद सिर्फ एक जमीन का विवाद मानते हों, लेकिन हम जानते हैं कि वह भारत की आत्मा की लड़ाई थी। और जब रामलल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजे तो वह सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना नहीं थी, वह भारतीय सभ्यता के पुनरुत्थान का शंखनाद था। वह इस बात का ऐलान था कि हम अपने इतिहास, अपने नायकों और अपने आराध्य को नहीं भूले हैं। शाम को मैं गंगा घाट पर आरती देखने बैठा। हजारों दीपकों की रोशनी गंगा की लहरों पर झिलमिला रही थी। शंख और घंटियों की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। उस पल मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। अमेरिका में गगनचुंबी इमारतें हैं जो आसमान को चुनौती देती हैं, लेकिन यहाँ घाट की सीढ़ियां हैं जो हमें नदी के पास, प्रकृति के पास और अंततः अपनी आत्मा के पास ले जाती हैं। पश्चिम ने हमें सिखाया कि जीवन का उद्देश्य उपभोग, कंजम्पशन है, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खरीदो। लेकिन यहाँ काशी में चिताओं की राख और आरती की लौ के बीच मुझे समझ आया कि जीवन का असली उद्देश्य त्याग और संतोष है। वहां के लोगों के पास शायद बैंक बैलेंस कम हो, लेकिन उनकी आंखों में जो शांति थी वह अरबपतियों को भी नसीब नहीं होती। मैं वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। मेरे हाथ में मेरा वापसी का टिकट था, न्यूयॉर्क की फ्लाइट, कल शाम की। वह कागज का टुकड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 30 साल याद किए। वो भाग दौड़, वो क्रेडिट कार्ड के बिल, वो बड़े घर की EMI, वो झूठी मुस्कुराहटें जो हम पार्टियों में पहनते थे। और फिर मैंने पिछले 4 दिन याद किए, वो अपनों का प्यार, वो गांव की मिट्टी, वो बदलता हुआ भारत, वो स्वाभिमान। वहां बैठे बैठे मैंने अपनी पत्नी सुमिता को वीडियो कॉल किया। अमेरिका में अभी सुबह हो रही होगी। सुमिता ने फोन उठाया। हेलो, सब ठीक है ना? कब आ रहे हो? यहां बच्चे पूछ रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, दुख के नहीं, खुशी के। मैंने कहा, सुमिता, तुम्हें याद है हम हमेशा कहते थे कि रिटायर होने के बाद भारत लौटेंगे, जब बच्चों की शादी हो जाएगी तब लौटेंगे। सुमिता ने हैरानी से पूछा, हाँ, तो क्या हुआ? मैंने गंगा जी की लहरों को दिखाते हुए कहा, हम गलत थे सुमिता। हम जिंदगी जीने के लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं? असली जिंदगी तो यहां है। हम वहां एक मशीन की तरह जी रहे हैं, और यहां जीवन हर पल उत्सव है। मैंने उसे आर्यन के बारे में बताया, उस किसान के बारे में बताया, उस शहीद की मां के बारे में बताया। मैंने कहा, सुमिता, हमारा देश अब वो देश नहीं रहा जिसे हम छोड़ गए थे। यह देश अब दौड़ रहा है, और
मैं इस दौड़ का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अपनी जड़ों से कटकर नारियल बाहर से भूरे अंदर से सफेद बनकर रह जाएं। मैं चाहता हूं कि वे जानें कि वे किस महान सभ्यता के वंशज हैं। सुमिता कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आवाज आई, थोड़ी कंपाती हुई। तुम सच कह रहे हो? क्या हम वाकई वापस आ सकते हैं? हाँ, मैंने दृढ़ता से कहा। सिर्फ आ नहीं सकते, हमें आना ही होगा। यह कर्ज है हम पर इस मिट्टी का। हमने अपनी जवानी दूसरे देश को बनाने में लगा दी। क्या हम अपना बुढ़ापा और अनुभव अपने देश को नहीं दे सकते? मैंने फोन रखा और फिर मैंने वह वापसी का टिकट अपनी जेब से निकाला, उसे एक बार देखा और फिर धीरे धीरे उसके टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को मैंने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। विजय मेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। उसे पता था कि मैं घर वापस आ गया हूं, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी। आज मैं यह कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में बैठा कोई भारतीय इसे सुन रहा होगा। शायद आप दुबई में हैं, लंदन में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में। शायद आप भी मेरी तरह ही सोचते हैं कि भारत में बहुत समस्याएं हैं। हाँ, समस्याएं हैं, किस घर में नहीं होती। लेकिन अब फर्क यह है कि हमारे पास उन समस्याओं से लड़ने की इच्छा शक्ति है। हमारे पास एक नेतृत्व है, एक दृष्टि है। दुनिया कहती थी कि भारत सोने की चिड़िया था। मैं कहता हूं, भारत सोने का शेर है जो अब जाग चुका है। यह सदी भारत की सदी है और इस महान यज्ञ में हर भारतीय की आहुति जरूरी है। अपने आप से पूछिए, जब दुनिया बदल रही है, जब आपका देश इतिहास रच रहा है, तो आप कहां खड़े हैं? क्या आप दर्शक बनकर तालियां बजाना चाहते हैं या खिलाड़ी बनकर मैदान में उतरना चाहते हैं? मैं अपना चुनाव कर चुका हूं। मैं घर आ गया हूं और विश्वास मानिए, मां की गोद से ज्यादा सुकून दुनिया के किसी स्वर्ग में नहीं है। जय हिंद, जय भारत।